in this particular video, we are going to study about these two genetic disorders which are related to blood, सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया, दोनों ही ब्लड रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो इन दोनों डिसऑर्डर्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा आरबीसी का जो मॉलिक्यूल है उसका शेप होता है बाई कॉनकेव शेप। ये आप सबको पता है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। बाई कॉनकेव को साइड से अगर देखें तो इस तरह का शेप होता है। तो आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी का बाई कॉनकेव शेप होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से लगता है। तीन तरह का हीमोग्लोबिन होता है, HbA, HbA2, ये हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे HbA मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। अल्फा चेन 1, अल्फा चेन 2, तो दो तो इसमें अल्फा चेन होती है, 1 2, और उसके अलावा इसमें दो बीटा चेन होती हैं। अडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर, अडल्ट इंडिविजुअल के अंदर HbA टाइप का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 95% होता है, और उसके अंदर दो अल्फा और दो बीटा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो दोनों डिसऑर्डर्स हैं, इसको समझने से पहले हमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से पता होना चाहिए। सिकल सेल अनीमिया पढ़ते हैं पहले। सिकल सेल अनीमिया का नाम ही, इट्स नेम इज इटसेल्फ सजेस्टिंग दैट द सेल्स दे बिकम सिकल शेप। ये जो शेप है, इस शेप को हम कहते हैं सिकल। जैसे घास काटने वाला जो औजार होता है उसका इस तरह का शेप होता है, दिस शेप इज कॉल्ड एज सिकल। तो आरबीसी का जो नॉर्मल शेप है वो चेंज होके सिकल जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से आरबीसीज जो हैं वो प्रॉपर तरीके से ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लो नहीं कर पाती है, ब्लड कैपिलरीज की क्लॉगिंग हो जाती है, और इस डिजीज को हम सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिकल सेल अनीमिया होता क्यों है, और फिर बाद में इसकी हम जेनेटिक्स देखेंगे। देखिए, आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने पढ़ा है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। और प्रोटीन क्या है? बेसिकली प्रोटीन है अमीनो एसिड की चेन। तो यहाँ पे डीएनए से जब आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, उसमें उसका जो बीटा ग्लोबिन चेन है, मैंने आपको अभी बताया दो अल्फा और दो बीटा चेन्स होती हैं। तो बीटा ग्लोबिन जो चेन है उसमें उसका जो सिक्स्थ कोडॉन है वो GAG होता है नॉर्मल कंडीशंस में, और उससे जो बनने वाला mRNA है वो GAG बनता है, और उस कोडॉन से बनने वाला जो अमीनो एसिड है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिक्स्थ पोजीशन पे। ये सिक्स्थ नंबर का कोडॉन है, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है। इससे ये mRNA बना और इससे ये सिक्स्थ नंबर पे ग्लूटामिक एसिड बना। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल आरबीसी की। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन अगर हो जाती है इस पर्टिकुलर कोडॉन के अंदर, ये वाला बीच वाला जो ए जो है एडेनिन, एडेनिन अगर यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है थायमीन से और यहाँ पे ये GTG हो जाता है, तो इसमें इससे बनने वाला जो mRNA होगा वो होगा GUG, और उससे जो अमीनो एसिड कोड होगा वो बनेगा वैलीन। ठीक है, वैलीन बनेगा सिक्स्थ नंबर पे। जब ओरिजिनली बनना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह वैलीन बन जाता है। एंड दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन विच इज टेकिंग प्लेस हियर। एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे जो अमीनो एसिड है, जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा अमीनो एसिड चेंज हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं नॉर्मल आरबीसी, ग्लूटामिक एसिड सिक्स्थ पोजीशन पे। किसकी सिक्स्थ पोजीशन पे? बीटा ग्लोबिन चेन की। वो रिप्लेस हो गया है, यहाँ पे ए रिप्लेस हो गया है टी से, और ये बन गया है ग्लूटामिक एसिड ना बन के ये बन गया है वैलीन। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है नीट में भी और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, और इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ भी है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? HbS, देखिए ये वाला जो नॉर्मल HbA जीन है, ये जो नॉर्मल जीन है इसको हम कहते हैं HbA जीन, और जिसमें म्यूटेशन हो गई है इट इज कॉल्ड एज HbS जीन। तो जो SbH जीन है, मतलब जो म्यूटेटेड जीन है, उस म्यूटेटेड जीन से क्या होता है? देर इज वन चेंज इन अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ बीटा चेन। बीटा चेन जो है उसमें एक अमीनो एसिड चेंज हो गया है, जो कि ग्लूटामिक एसिड से चेंज होके वेलिन हो गया है। तो सब्सटीट्यूशन ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन कहाँ पे? सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ
hemoglobin molecule. This is very very important information. सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन हुआ है, सिर्फ एक ही बेस का सब्सटीट्यूशन हुआ है, एक ही न्यूक्लियोटाइड का, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। कहाँ पे हुई है ये? सिक्स्थ कोडॉन पे। जो सिक्स्थ कोडॉन था GAG, उसकी जगह पे हो गया था GTG। बीटा ग्लोबिन जीन GAG से GUG में कन्वर्ट हो गया था। HbS जो कि म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है, वो बिहेव करता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तरह एक्सेप्ट अंडर कंडीशंस ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अब हम देखते हैं कि अगर ये म्यूटेशन हो जाती है तो उससे फिर आगे होता क्या है। तो इस म्यूटेशन की वजह से जो आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें पॉलीमराइजेशन हो जाता है, और उस पॉलीमराइजेशन की वजह से उसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनने लगते हैं बाकी सारी हीमोग्लोबिन चेन्स के साथ। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनने लगते हैं, और उस वजह से आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। सो जो हीमोग्लोबिन म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कब होती है? जब इंडिविजुअल कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है या हाई ऑल्टीट्यूड पे जाता है, तो वहाँ पे जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें पॉलीमराइजेशन हो जाता है, उसके पॉलीमर्स बन जाते हैं और चेंज हो जाता है आरबीसी का शेप। चेंज होके वो बाई कॉन्केव ना रह के कैसा हो जाता है? वो सिकल शेप बन जाता है इस तरह से। ऑक्सीजन स्ट्रेस की वजह से हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बन जाते हैं बिटवीन वैलिन ऑफ हीमोग्लोबिन एस एंड अदर हीमोग्लोबिन चेन्स, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसके अलावा मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, और जो आरबीसी जो सिकल शेप आरबीसी बनी है वो फाइन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास नहीं हो पाती है। फिर ब्लड कैपिलरीज क्लॉग हो जाती हैं, उसमें रुकावट हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और इसकी वजह और फिर उसके बाद क्या होता है? आरबीसीज डीजनरेट हो जाती हैं। दे डीजनरेट आफ्टर सम टाइम रिजल्टिंग इन देयर डेफिशिएंसी। आरबीसी की कमी हो जाती है, और इस आरबीसी की कमी को ही हम कहते हैं एनीमिया। अब हम इसकी जेनेटिक्स देखते हैं। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब होता है कि जो डिफेक्टिव एलील है वो ऑटोसोम पे लोकेटेड है। आपको पता है बॉडी की जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है जो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आ, हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स हैं, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, जो XX आपको पता है फीमेल के केस में होता है, और XY जो होता है वो मेल के केस में होता है। तो अगर डिफेक्ट ऑटोसोम पे होता है तो उसे हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, और अगर डिफेक्ट होता है सेक्स क्रोमोसोम को तो उसको हम सेक्स लिंक डिसऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस। हम सिर्फ ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो हमें ऑटोसोम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि बॉडी क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम पेयर के अलावा जो बॉडी क्रोमोसोम होते हैं उनको ऑटोसोम कहते हैं। तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, अगर हम एलील्स को नॉर्मल एलील को अगर हम HbA से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफेक्टिव एलील को हम या म्यूटेटेड एलील को HbS से अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो ये जो कंडीशन है जिसमें दोनों नॉर्मल एलील्स हैं, तो इस कंडीशन में जो इंडिविजुअल होगा वो नॉर्मल होगा। ये जो दूसरी कंडीशन आप देख रहे हैं जिसमें हीट्रोजाइगस स्टेट है, एक आपको नॉर्मल एलील दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे म्यूटेटेड एलील है। दिस इज द हीट्रोजाइगस कंडीशन। और इस हीट्रोजाइगस कंडीशन में जो इंडिविजुअल होगा वो होगा कैरियर। कैरियर मतलब उसको खुद को डिजीज नहीं होगी, लेकिन वो डिफेक्टिव एलील को कैरी करेगा और पास ऑन करेगा उस डिफेक्टिव एलील को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। जब ये वीडियो के एंड से पहले मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड किए हैं। HbS दोनों ही अगर एलील्स डिफेक्टिव हैं तो इस कंडीशन में जो इंडिविजुअल होगा उसको सिकल सेल अनीमिया होगा। ठीक है, ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा, लेकिन ये डिजीज्ड होगा। ये हीट्रोजाइगस कंडीशन जो है, ये हीट्रोजाइगस कंडीशन में इंडिविजुअल कैरियर होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो पैटर्न होता है इनहेरिटेंस का, उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये कंट्रोल होती है बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील। सिंगल पेयर ऑफ अलील, अलील किसे कहते हैं? कि अगर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपको पता है एक मदर से आता है एक फादर से आता है, तो उस पे लोकेटेड जो जीन होता है, जीन की दो फॉर्म्स होती हैं, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं, तो जीन की उन दोनों फॉर्म्स को हम एलील्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाइट के लिए
रिस्पॉन्सिबल जीन है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, तो लेट्स से कैपिटल टी, ये कैपिटल टी एलील है, टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेट्स से ये स्मॉल टी एलील है जो कि ड्वार्फ हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों एलील्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि हाइट वाले जीन की दो फॉर्म्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसको इसको कंट्रोल करने के लिए भी एक पेयर, सिंगल पेयर ऑफ एलील है, और वो सिंगल पेयर ऑफ एलील क्या है? HbA, जो वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड मतलब जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में मिलती है, जिसमें म्यूटेशन नहीं है। HbS वो म्यूटेंट जीन है। ये ट्रांसमिट होती है ऑफस्प्रिंग्स में थ्रू द कैरियर ऑफ द जीन, या हीट्रोजाइगस कंडीशन में ये ट्रांसफर होती है ऑफस्प्रिंग्स में। कैसे, किस तरह से, ये अभी देखते हैं। लेट्स से फादर और मदर, इन दोनों का जीनोटाइप अगर हम लिखें HbA HbS, ये भी हीट्रोजाइगस है और मदर भी हीट्रोजाइगस है। HbA HbS, ये दोनों हीट्रोजाइगस हैं, इनको खुद को डिजीज नहीं है, लेकिन ये डिफेक्टिव एलील को कैरी कर रहे हैं। तो इस इनसे जो प्रोजेनी, जो ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होंगे, उनमें पॉसिबिलिटी नहीं, उनमें ये डिफेक्टिव एलील प्रेजेंट होंगे। देखिए HbA 25% जो इंडिविजुअल्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, HbA HbS इस तरह से 50% जो इंडिविजुअल्स होंगे वो कैरियर होंगे, और HbS 25% जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको सिकल सेल अनीमिया होगा। तो किसी भी इंडिविजुअल को सिकल सेल अनीमिया किस कंडीशन में हो सकता है? उसको तभी होगा सिकल सेल अनीमिया जब उसके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स उसके हीट्रोजाइगस होंगे, दोनों पेरेंट्स उसके कैरियर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। HbA HbS, ये दोनों जो एलील्स हैं, नॉर्मल एलील और ये म्यूटेटेड एलील, ये दोनों कोडोमिनेंट्स हैं। कोडोमिनेंट मतलब दोनों ही अपना इफेक्ट शो करती है। कोडोमिनेंस आपने जेनेटिक्स के स्टार्टिंग में पढ़ा है। अनअफेक्टेड होते हैं, ये दोनों एलील साथ में पर प्रेजेंट होंगी किसी इंडिविजुअल में, तो वो इंडिविजुअल होगा अनअफेक्टेड लेकिन कैरियर होता है। ये लोग नॉर्मली लिव करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन स्ट्रेस में अगर हो जाती है तब इनको प्रॉब्लम होती है। दे आर बेनिफिटेड इन मलेरिया प्रोन एरियाज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, कि मलेरिया प्रोन एरियाज में ये वाले इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो हीट्रोजाइगस होते हैं, उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि मलेरिया का पैरासाइट इन आरबीसीज में नहीं रह पाता है, इन आरबीसीज में फीड भी नहीं कर पाता है और मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाता है। और जो डिफेक्टिव, दोनों एलील अगर किसी इंडिविजुअल में डिफेक्टिव प्रेजेंट होंगी तो वो डिजीज फिनोटाइप शो करेगा, मतलब उसको सिकल सेल एनीमिया होगा। आरबीसी सिकल शेप की हो जाएंगी नॉर्मल कंडीशंस में भी, और इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी इवन बिफोर रीचिंग मैच्योरिटी। साइड इफेक्ट्स क्या है? म्यूटेटेड एलील अगर किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या है? क्लॉगिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एनीमिया, ठीक है, आरबीसीज की जो कमी हो जाती है, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन्स, बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, जॉन्डिस हो जाता है, मसल क्रैम्प्स, हेडेक, डैमेज टू स्प्लीन, ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं इसमें, ये जो डिफेक्टिव अलील है HbS, ये प्लायोट्रोपी शो करती है। इसका मतलब प्लायोट्रोपी होती क्या है कि एक जीन अगर मल्टीपल इफेक्ट्स को शो करे, दिस जेनेटिक फिनोमिनन इज कॉल्ड एज प्लायोट्रोपी। तो ये जो डिफेक्टिव अलील है HbS, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारे इफेक्ट्स शो हो रहे हैं, तो ये प्लायोट्रोपी का भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट डिसऑर्डर देखते हैं हम, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जैसा कि हमने सिकल सेल एनीमिया के केस में देखा है। ये हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है, इसमें भी हीमोग्लोबिन जो चेन है उसमें कुछ डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है अभी देखते हैं हम। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन में अगर डिफेक्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। ये होता क्यों है थैलेसीमिया कि हीमोग्लोबिन का जो जीन होता है उसमें या तो म्यूटेशन हो जाती है या डिलीशन हो जाती है, जिसकी वजह से देयर इज रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। मैंने बताया था आपको अल्फा 2 बीटा 2, दो अल्फा चेन्स होती हैं अडल्ट हीमोग्लोबिन में और दो बीटा चेन्स होती हैं। तो अल्फा 2 बीटा 2, इनमें से
अल्फा थैलेसीमिया है तो अल्फा चेन की सिंथेसिस कम हो जाती है, और बीटा थैलेसीमिया अगर इंडिविजुअल को है तो बीटा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस कम हो जाती है। अगर इस डिजीज़ को हम कंपेयर करें सिकल सेल अनीमिया में, उसमें हम देख रहे थे कि चेन की क्वालिटी चेंज हो रही थी, चेन का जो सीक्वेंस है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, वो चेंज हो रहा था। यहाँ पे सीक्वेंस कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ चेन्स रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, इस वर्ड को रट लीजिएगा। और सिकल सेल अनीमिया एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। सो दिस कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। जब रेट ऑफ सिंथेसिस कम हो जाएगा ग्लोबिन चेन्स का, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने लगेगा, जिसकी वजह से इंडिविजुअल को अनीमिया हो जाएगा। और थैलेसीमिया की अलग अलग टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी चेन का सिंथेसिस कम हो रहा है। अल्फा चेन का सिंथेसिस कम हो रहा है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन का सिंथेसिस कम हो रहा है तो बीटा थैलेसीमिया। आप टाइप्स ऑफ आगे चलने से पहले टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन देख लेते हैं। टाइप्स हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। कौन से हीमोग्लोबिन का बताया था मैंने? HbA का आपको बताया था। उसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, अल्फा 2 बीटा 2, ये मैंने आपको बताया था। 95% इंडिविजुअल्स, सॉरी 95% जो हीमोग्लोबिन होता है वो HbA टाइप का होता है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स। HB दूसरे टाइप का हीमोग्लोबिन है HbA2, जो 2 to 3% होता है, उसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन प्रेजेंट होती है। तीसरे टाइप का जो है वो होता है HbF, जो कि लेस देन 1% होता है, उसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम से अब आप देखिए, इस ग्राफ से आप देखिए कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो चेन्स हैं वो किसी भी इंडिविजुअल में कितनी कितनी प्रेजेंट होती है, किस अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। तो जब ये बर्थ है, सपोज यहाँ पे इंडिविजुअल का बर्थ हो रहा है, तो बर्थ से पहले अल्फा चेन और बर्थ के बाद अल्फा चेन की सिंथेसिस ऑलमोस्ट सेम रहती है बॉडी में, जो कि ज़्यादा अमाउंट में, देखिए परसेंटेज टोटल हीमोग्लोबिन यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है अल्फा हीमोग्लोबिन की। फिर फीटल लाइफ में, फीटस जब होता है इंडिविजुअल बिफोर बर्थ, तो फीटल लाइफ में बीटा हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम, लेकिन बर्थ के बाद बीटा ग्लोबिन की क्वांटिटी ज़्यादा होने लगती है, ऑलमोस्ट अल्फा के बराबर। उसके बाद जो डेल्टा है, डेल्टा हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम रहती है बर्थ से पहले भी और बाद में भी। और जो गामा हीमोग्लोबिन है उसकी क्वांटिटी बर्थ से पहले ज़्यादा होती है, लेकिन बर्थ के बाद उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है। तो अल्फा ये हमने देखा हीमोग्लोबिन A2 में 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन प्रेजेंट है, और HbF जो कि मैंने आपको बताया था फीटल लाइफ में गामा चेन प्रेजेंट होती है, तो इसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन प्रेजेंट होती हैं। ये फीटस लाइफ में प्रेजेंट होता है ये वाला हीमोग्लोबिन मेजर अमाउंट में, लेकिन अडल्ट हीमोग्लोबिन की टाइप्स, अडल्ट हीमोग्लोबिन में ये कम प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब देखते हैं जो अल्फा ग्लोबिन को बनाने वाला जो जीन है वो 16th क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होता है, लेकिन बीटा, गामा और डेल्टा इन जीन्स को, इनको बनाने वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नीट पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। अल्फा जीन 16th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, बीटा गामा डेल्टा वाला जो को बनाने वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब HbH 4 बीटा चेन्स अगर साथ में अगर प्रेजेंट है, अगर अल्फा चेन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो बीटा चेन्स मिलके एक टेट्रामर बनाती हैं। 4 बीटा चेन एक साथ में अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं HbH। और 4 अगर गामा चेन साथ में प्रेजेंट है तो उस इंडिविजुअल को H हीमोग्लोबिन बार्ड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें क्या होता है, नॉन फंक्शनल हीमोग्लोबिन बनता है जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। इन दोनों कंडीशंस में हीमोग्लोबिन HbH कंडीशन में और HB बार्ड्स कंडीशन में नॉन फंक्शनल हीमोग्लोबिन बनता है जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। ये वाली कंडीशन कब होती है? जब 4 बीटा चेन्स का टेट्रामर बनता है, और ये कंडीशन कब होती है? जब 4 गामा चेन्स का टेट्रामर बनता है। और ये टेट्रामर कब बन रहा है? जब अल्फा चेन अवेलेबल नहीं है, तो ये चारों बीटा चेन या तो टेट्रामर बना रही है या 4 गामा चेन्स टेट्रामर बना रही है। ठीक है, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो ये ऐसा इंडिविजुअल अगर है
वो नॉर्मल होगा। अगर इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस है तो वो कैरियर होगा, होगा तो नॉर्मल वो, लेकिन वो कैरियर होगा, ठीक है। और अगर दोनों ही रिसेसिव एलील्स अगर साथ में प्रेजेंट हैं तो इंडिविजुअल को क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया हो जाएगा। ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है या हम इसे कह सकते हैं कि ये डिजीज्ड इंडिविजुअल है। अब हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि अगर फादर हेटेरोजाइगस है और मदर भी हेटेरोजाइगस है तो उस कंडीशन में जो बेबी होगा उसमें जो बेबीज जितने भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उनमें क्या क्या उनके जीनोटाइप की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम देखते हैं ए, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं एलील्स को, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब देखिए कैपिटल ए इंडिविजुअल है तो ये होगा नॉर्मल, और ये चार में से एक इंडिविजुअल नॉर्मल है, इसका मतलब है 1/4 और 1/4 को हम 25% कहते हैं। तो 25% ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वो कैसे होंगे, नॉर्मल। बाकी आप देख रहे हैं कि दो इंडिविजुअल्स 2/4 आर हीट्रोजाइगस, 2/4 आर हीट्रोजाइगस हैं या कैरियर हम कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स आर कैरियर, 2/4 इज इक्वल टू 50%। स्मॉल ए तो ये इंडिविजुअल है, दोनों ही डिफेक्टिव एलील्स उसके पास है तो इस इंडिविजुअल को थैलेसीमिया है। तो 25% ऑफ द इंडिविजुअल्स आर थैलेसीमिक, ठीक है, ये इनको थैलेसीमिया है। तो इस तरह से इनहेरिट होता है थैलेसीमिया अगर दोनों ही पेरेंट्स हीट्रोजाइगस होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होता है, नीच में आने वाला या सीबीएसई बोर्ड में आने के लिए क्वेश्चन इस तरह से ही फ्रेम हो सकता है इस पर्टिकुलर पोर्शन से कि एक बच्चे के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है सिकल से सॉरी थैलेसीमिया होने की या सिकल सेल अनीमिया भी होने की, क्योंकि दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। तो ये दोनों डिसऑर्डर्स होने की क्या पॉसिबिलिटी है अगर उसके पेरेंट्स हीट्रोजाइगस हैं। यह क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि फादर भी हीट्रोजाइगस है, मदर भी हीट्रोजाइगस है, तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में का जीनोटाइप कैसा रहेगा, क्या पॉसिबिलिटी रहेगी उसमें डिजीज़ के ट्रांसफ़र होने की। तो आपको ये क्रॉस को बना के आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। ये आप देखिए नॉर्मल आरबीसीज आपको दिखाई गई हैं, ये थैलेसीमिक पर्सन की आरबीसीज हैं जो रिड्यूस हो गई हैं नंबर में, शेप इसका रिड्यूस हो गया, आरबीसीज बर्स्ट भी हो रही हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल को ट्रीट करने के लिए या तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन किया जाता है या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं जल्दी से। दो टाइप का थैलेसीमिया मैंने आपको बताया था, बीटा ग्लोबिन चेन की अगर सिंथेसिस कम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं, ये क्या बोला मैंने, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस कम हो जाती है और बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस कम हो जाती है। ये कंट्रोल होता है दो क्लोजली लिंक्ड जीन से। क्लोजली लिंक्ड जीन्स का मतलब है कि इस तरह से दो जीन्स हैं जो पास पास लोकेटेड है, दो जीन्स अगर पास पास लोकेटेड होते हैं उनको हम क्लोजली लिंक्ड जीन्स कहते हैं। तो अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल होता है दो जीन्स से जो कैसे हैं, पास पास लोकेटेड है। कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है। या तो उनमें म्यूटेशन हो गई है या उनमें डिलीशन हो गया है। किसमें डिलीशन हो गया है, 1 और 4 में, ये अभी आप आगे समझेंगे। ये 1 और 4 का क्या मतलब है, 1 और मोर ऑफ द 4 जीन्स का, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करती हूँ। जितने ज़्यादा जीन्स अफेक्टेड होंगे उतना ही लेस अल्फा हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा, और जितना लेस हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा बीटा ग्लोबिन चेन्स बनेंगी और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, और बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो मिलके टेट्रामर बनाएंगी। पहले इसको डिटेल में समझ लेते हैं अल्फा थैलेसीमिया को। ये देखिए क्रोमोसोम नंबर 16 दिखाया गया है आपको, इस पे दो जीन्स प्रेजेंट है, HbA1 और HbA2। ये HbA1 है और ये HbA2 है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे लोकेटेड है। अब इसमें से हमारे बॉडी के अंदर पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक पेयर का एक क्रोमोसोम फादर से आता है, एक मदर से आता है। तो आप देखिए इसमें टोटल 4 एलील्स हो गई ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एलील्स अफेक्टेड होंगी उतना ही सीवियर थैलेसीमिया होगा। कौन सा वाला थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, मैं अल्फा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ एक डिफेक्टिव एलील प्रेजेंट है तो वो साइलेंट कैरियर्स होंगे, उनके अंदर कोई भी सिम्टम शो नहीं होगा। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर दो डिफेक्टिव एलील्स हैं तो उसमें लेट्स से ये दोनों डिफेक्टिव एलील्स अगर प्रेजेंट हैं तो उसको अल्फा थैलेसीमिया माइनर होगा, जिसकी वजह से माइक्रोसिटिक अनीमिया हो जाता है, माइल्ड अनीमिया,
या इंडिविजुअल कभी कभी कोई सिम्टम भी शो नहीं करता या माइल्ड एनीमिया शो करता है। थर्ड कंडीशन है, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि 3 एलील्स अगर डिफेक्टिव हो जाए, तो 3 डिफेक्टिव एलील्स अगर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ होती है जिसमें 4 बीटा चेन्स बनती हैं, या फिर बार्ड्स हीमोग्लोबिन डिजीज़ होती है जिसमें 4 गामा चेन्स एक साथ मिलकर टेट्रामर बनाती हैं। इस कंडीशन में मॉडरेट या फिर सीवियर अनीमिया हो जाता है। अनीमिया के साथ साथ हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, लिवर और स्प्लीन दोनों का साइज बड़ा हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, ओवरग्रोथ ऑफ द अपर जॉ एंड प्रोमिनेंट फोरहेड। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इस पर्टिकुलर डिजीज में अपर जॉ बोन्स जो है, बोन्स का साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करना चाहती है। आरबीसी का जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज इराइथ्रोपोइसिस, कहाँ होता है फॉर्मेशन, बोन मैरो में होता है। तो इस वजह से जो बोन्स है उसका साइज बड़ा हो जाता है, स्पेशली जो फेशियल बोन्स होती हैं। फिर देखिए चौथी पॉसिबिलिटी है कि चारों ही डिफेक्टिव एलील्स अगर प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में अल्फा थैलेसीमिया मेजर हो जाता है जिसको हम हाइड्रॉप्स फिटालिस कहते हैं। फीटल स्टेज में ही इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। ठीक है, कब होता है, जब इसकी वजह से चारों डिफेक्टिव एलील्स की वजह से एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाता है बॉडी में, अनीमिया हो जाता है, एनलार्ज लिवर एंड स्प्लीन, हार्ट डिफेक्ट्स हो जाते हैं और एबनॉर्मेलिटीज इन यूरिनरी सिस्टम एंड जेनिटेलिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्फा थैलेसीमिया। अब हम देखते हैं बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो अफेक्ट हो रही है, इसकी सिंथेसिस डिक्रीज हो रही है। इसके लिए सिर्फ एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है, लेट्स से ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। कौन सा वाला क्रोमोसोम है, अब की बार ये क्रोमोसोम नंबर 11 है, ये वाला तो 16 था, याद रखिएगा क्रोमोसोम नंबर भूलिएगा नहीं। ये क्रोमोसोम नंबर 11 इसमें पेयर में प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ही पेयर होती है एलील्स की जो रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए, जिसको हम कहते हैं HBB। तो एच सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन। अब म्यूटेशन हो गई अगर इसमें तो बीटा थैलेसीमिया हो गया, या तो एक में म्यूटेशन हो जाएगी या फिर दोनों में म्यूटेशन हो जाएगी। जितने ज़्यादा एलील्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए होती है उतना ही ज़्यादा सिवियर डिजीज होती है। अब इसकी वजह से होगा क्या, एक्सेस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, अब सॉरी एक्सेस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन नहीं बन रही है तो अल्फा ग्लोबिन चेन की एक्सेस हो जाएगी और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने लगेगा, अल्फा टेट्रामर बन जाएगा। जो अल्फा हीमोग्लोबिन है उसका टेट्रामर बन जाएगा। यहाँ देखिए बीटा हीमोग्लोबिन का केस है, इसमें म्यूटेशन 1 एलील के अंदर हो गई, तो ये देखिए इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्मल एलील है, ये डिफेक्टिव एलील है। तो बीटा, इसको हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर या फिर इसको बीटा थैलेसीमिया ट्रेट भी कहते हैं। इसमें माइल्ड या नो सिम्टम्स होते हैं, इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और ये इंडिविजुअल कैरियर होता है। लेकिन अगर दोनों ही डिफेक्टिव एलील्स प्रेजेंट है, दोनों में ही म्यूटेशन अगर हो गई तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HBB। इस कंडीशन को हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर, इसको कूलीज अनीमिया भी कहा जाता है। ये सिवियर फॉर्म ऑफ अनीमिया है और इट रिक्वायर्स पीरियोडिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। ये है, दिस इज ऑल अबाउट बीटा थैलेसीमिया। अब दोनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। दिस डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और CBSE 24-25 का जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है उसमें भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। थैलेसीमिया जो है वो एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है क्योंकि या तो अल्फा ग्लोबिन चेन की क्वांटिटी कम हो रही है, सिंथेसिस नहीं हो पा रही है, बीटा ग्लोबिन चेन की क्वांटिटी कम हो रही है, सिंथेसिस नहीं हो पा रही है। सिकल सेल एनीमिया, इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन जीन, कि ग्लोबिन जीन बन तो रहा है लेकिन वो इनकरेक्ट है, उसमें आप देख रहे थे म्यूटेशन हो रही है, म्यूटेशन की वजह से जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और आरबीसी सिकल शेप हो रही है। तो ये दोनों वर्ड कीवर्ड्स हैं यहाँ, सिकल शेप सेल अनीमिया में क्वालिटेटिव और थैलेसीमिया में क्वांटिटेटिव, ये दोनों कीवर्ड्स याद रखिएगा। अब CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश एंड राजेश हैव डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आप मेरे चैनल पे इस पर्टिकुलर सैम्पल पेपर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। देखिए सुरेश और राजेश के पास डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है, दोनों ही इंडिविजुअल्स को, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इन सुरेश द प्रॉब्लम इज क्वालिटेटिव, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सुरेश को क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है और क्वालिटेटिव प्रॉब्लम मतलब सिकल सेल अनीमिया। As he is having incorrectly functional globin molecule, while in Rajesh the problem is quantitative. राजेश को quantitative problem है, इसका मतलब उसको है थैलेसीमिया।
as he is having very few globin molecules. Identify the disorder they are suffering from. तो सुरेश को क्वालिटेटिव डिसऑर्डर सिकल सेल अनीमिया जो कि एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और राजेश को थैलेसीमिया है, वो भी एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिकल सेल अनीमिया ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, थैलेसीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर, so this is the correct option. Next question, give an example of autosomal recessive trait in humans, explain its pattern of inheritance with the help of cross. तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया की बात हो रही है। देखिए सिकल सेल ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट अगर लिखा हुआ है तो सिकल सेल अनीमिया को एक्सप्लेन करेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर अगर लिखा हुआ है तो आप थैलेसीमिया को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप सिकल सेल अनीमिया का इनहेरिटेंस पैटर्न बताइए कि किस तरह से वो इनहेरिट होगी, मतलब किसी इंडिविजुअल को सिकल सेल अनीमिया कब होगा, किस कंडीशन में होगा। तो सिकल सेल अनीमिया में हमने देखा था कि इंडिविजुअल का अगर जीनोटाइप इस तरह से एच बी एस तभी उसको सिकल सेल अनीमिया होगा। तो ये दोनों डिफेक्टिव अलील जो हैं दो पेरेंट्स से आई होगी, और वो पेरेंट्स कैसे रहे होंगे? वो रहे होंगे कैरियर। तो एक उनके पास नॉर्मल एलील प्रेजेंट होगी और एक डिफेक्टिव अलील होगी। तो इस तरह से आप शो करेंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए मेल पेरेंट और यहाँ पे आप लिख दीजिए फीमेल पेरेंट। यहाँ तो आप लिख दीजिए इस तरह से पेरेंट, यहाँ पे आप शो कर दीजिए क्रॉस, और यहाँ पे आप लिखेंगे F1 जनरेशन। तो ये इस तरह से क्रॉस करके आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, राइट द जीनोटाइप्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स हु हैव प्रोड्यूस्ड अ सिकल सेल अनीमिक ऑफस्प्रिंग। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि सिकल सेल अनीमिया है अगर किसी इंडिविजुअल को, तो उसके पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? पेरेंट्स का जीनोटाइप होगा HbA, HbS, HbA, HbS। एक नॉर्मल एलील और एक डिफेक्टिव एलील, ये हाइट्रोजाइगस होंगे, कैरियर होंगे। राइट द जीनोटाइप्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स हु हैव प्रोड्यूस्ड अ थैलेसीमिक ऑफस्प्रिंग। तो थैलेसीमिया है अगर किसी इंडिविजुअल को, आप इसे सिंपली आप कैपिटल ए स्मॉल ए से आप डिनोट कर सकते हैं। लेट्स, तो इंडिविजुअल को अगर थैलेसीमिया है मतलब दोनों ही डिफेक्टिव एलील्स अगर प्रेजेंट है, तो दोनों डिफेक्टिव एलील्स कहाँ से आई होंगी? एक मेल पेरेंट से आई होगी, एक फीमेल पेरेंट से आई होगी, और ये दोनों पेरेंट्स जो हैं ये कैरियर रहे होंगे, हेट्रोजाइगस कैरियर रहे होंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए मेल, यहाँ फीमेल पेरेंट, यहाँ पेरेंट्स लिख दीजिए, एंड दिस इज द F1 जनरेशन। तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रोमोसोम कैरीज द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम नंबर 11 और क्रोमोसोम नंबर 16 मैंने आपको डिटेल में आपको समझाया है। अल्फा और बीटा थैलेसीमिया के लिए ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं इन पे डिफेक्ट, इनके जो जीन्स लोकेटेड होते हैं उनमें डिफेक्ट हो जाता है। तो अल्फा और बीटा दोनों थैलेसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स हैं, आप इनको बिल्कुल टिप्स पे याद कर दीजिए। ये अल्फा थैलेसीमिया के लिए और ये बीटा थैलेसीमिया के लिए। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द म्यूटेशन। म्यूटेशन अगर हो जाती है क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है आप सब एक्सप्लेन करेंगे। अनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है वो रिड्यूस हो जाती है, और बॉडी के अंदर जॉन्डिस हो जाता है। ये सारे जो सिम्टम्स मैं अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ वो एक्सप्लेन करेंगे आप। ये बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ थैलेसीमिया, दो पेरेंट्स हैं, दोनों कैरियर्स हैं। व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप सारे बच्चे की, सारे ऑफस्प्रिंग्स की आप पॉसिबिलिटी लिख लीजिए। कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। तो 25% नॉर्मल, 50% हिट्रोजाइगस कैरियर, और 25% वो होंगे थैलेसीमिक। तो आपका आंसर होगा 25% पॉसिबिलिटी है कि जो प्रेगनेंसी होगी उससे अफेक्टेड चाइल्ड होगा। अफेक्टेड मतलब थैलेसीमिक चाइल्ड होगा, तो उसकी 25% पॉसिबिलिटी है।